हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर का 2023 का जो पेपर हुआ था केमिस्ट्री का, रीअरेंजमेंट्स एंड केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप एलिमेंट्स, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके क्वेश्चन मैंने सोल्व किए हैं कुछ, तो वो पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें सेक्शन ए जो है उसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, राइट माइकल्स मेंटन इक्वेशन। माइकलिस मेंटन की समीकरण लिखिए। तो माइकल्स मेंटन इक्वेशन ये होती है, वी नोट इज इक्वल वी मैक्स एस और अपॉन में होता है के एम प्लस एस। इसमें जो वी नोट है वो होता है अभिक्रिया का वेग, वी मैक्सिमम होता है अधिकतम अभिक्रिया वेग जब एंजाइम सब्सट्रेट से संतृप्त होता है। उसके बाद जो एस है वो होता है सब्सट्रेट सांद्रता, और जो के एम है वो है माइकलिस स्थिरांक यानी कि माइकलिस कांस्टेंट। अब माइकलिस मेंटेन इक्वेशन क्या होती है कि जब एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रिया में अभिक्रिया वेग जो वी नोट होता है और सब्सट्रैक्ट सांद्रता यानी कि एस के बीच के संबंध का वर्णन करता है। इसमें यही बताया जाता है कि वी नोट और सब्सट्रैक्ट सांद्रता के बीच का संबंध। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, H2O इज लिक्विड वाइल H2S इज गैस, एक्सप्लेन। तो H2O जो है वो द्रव है जबकि H2S गैस है, तो समझाइए। इसका आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन के छोटे आकार तथा उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण H2O में अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। पाए जाने के कारण यह कमरे के ताप पर द्रव होता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन के छोटा आकार होता है और उच्च विद्युत ऋणात्मकता होती है यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, और अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध मतलब कि हाइड्रोजन बंध भी इसमें पाया जाता है, तो इसलिए द्रव होता है। उसके बाद H2S जो होता है वो सल्फर के बड़े आकार के कारण होता है, यानी ऑक्सीजन के इसमें छोटे आकार था लेकिन इसमें सल्फर का बड़ा आकार होता है, और हाइड्रोजन बंध नहीं बनते। उसमें हाइड्रोजन बंध बनते थे, इसमें नहीं होते। इसके कारण इनके मध्य दुर्बल वांडरवाल्स बल कार्य करता है, यानी कि हाइड्रोजन बंध की जगह पे इनमें वांडरवाल बल कार्य करता है जो बहुत वीक होता है। इस कारण कमरे के ताप पर H2S द्रव होता है, सॉरी H2S गैस होती है। अब इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, जैसे H2O है तो यहाँ पे H मॉलिक्यूल, यहाँ O और ये H, फिर यहाँ पे ये बॉन्ड बनाएगा, H बॉन्ड होगा जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, और फिर मतलब जैसे H है ये तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा OH से, तब ये दूसरा मॉलिक्यूल ऐड होता है इसमें, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोविटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण ये द्रव होता है। उसके बाद जो H2S है उसमें क्या होता है, जैसे S H और H, एक S हो गया और दो H मॉलिक्यूल। अब ये दूसरे मॉलिक्यूल से जैसे जुड़ रहे हैं, ये जो ये बॉन्ड है ये वाला, ये H बॉन्ड ना होके यहाँ पे वांडरवाल बल होता है, और जो बहुत वीक होता है क्योंकि S की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो बहुत कम होती है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, सॉल्ट ऑफ Zn CD एंड Hg मेटल्स आर जनरली वाइट इन कलर, एक्सप्लेन। तो जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी धातु के लवण सामान्यतः सफेद क्यों होते हैं, समझाइए। इसका आंसर है, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी के लवण सामान्यतः सफेद रंग के होते हैं क्योंकि उनके उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों का अभाव होता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण वे दृश्य प्रकाश को अवशोषित नहीं कर पाते, जिसके परिणाम स्वरूप रंगहीन या सफेद रंग के दिखाई देते हैं। और इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो इस प्रकार है, Zn का होगा आर्गन 3d10 4s2। उसके बाद कैडमियम का होगा Kr 4d10 5s2, और Hg का होगा जिनोन F 4f14 5d10 6s2। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड संकुचन से क्या तात्पर्य है। लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, लेंथेनाइड संकुचन का अर्थ होता है लेंथेनाइड श्रेणी के तत्वों 57 और 71 तक के परमाणु और आयनिक त्रिज्या में लगातार कमी होना। यह 4f इलेक्ट्रॉनों के दुर्बल परिरक्षण प्रभाव और बढ़ते नाभिकीय आवेश के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस क्या होता है। इसका आंसर है, फ्लोरीन की अधिक मात्रा लेने पर चितकबरे दांत हो जाते हैं, यानी कि जब हम फ्लोरीन की अधिक मात्रा लेते हैं तो उसमें हमारे दांतों पर जो है वो निशान आ जाते हैं, चितकबरे हो जाते हैं। और अगर 20 ppm
से अधिक मात्रा लेने पर यह विषैला हो जाता है। अगर हम 20 ppm से ज़्यादा मात्रा लेते हैं तो ये ज़्यादा ही हानिकारक हो जाता है तथा मांसपेशियों के हड्डियों के साथ जुड़ने के स्थान पर ये हड्डियों के घनत्व यानी कि बोन डेंसिटी को बढ़ा देता है तथा इन स्थानों पर कैल्शियम जमा हो जाता है। इससे रीढ़ की हड्डी के जोड़ दृढ़ हो जाते हैं और इसे फ्लोरोसिस कहते हैं। उसके बाद सेक्शन बी चल गया है। इसमें है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और इसमें 3 क्वेश्चन दिए होते हैं जो इसमें से 2 करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हेक्सा एक्वा टाइटेनियम थर्ड इज कलर्ड वाइल हेक्सा एक्वा स्कैंडियम थर्ड इज कलरलेस वाई। तो ये रंगीन होता है जबकि ये रंगीन होता है, बताना है क्यों। इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि हेक्सा एक्वा टाइटेनियम थर्ड के 3D उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति। इसके 3D उपकोष में एक अयुग्मित अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है जो इसे दृश्य प्रकाश को अवशोषित करने और डीडी संक्रमण से गुजरने की अनुमति देता है। ये परिवर्तन या ये ट्रांजिशन परिसर यानी कॉम्प्लेक्स को उसका रंग देता है। जो ये सब होता है इसके अंदर ये कॉम्प्लेक्स है इसे रंग देता है। उसके बाद स्कैंडियम वाले में क्या होता है, इसके 3D उपकोष में कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसीलिए यह डीडी संक्रमण से नहीं गुजर सकता और इसलिए रंगहीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ निकिल टेट्रा कार्बोनिल की संरचना की व्याख्या कीजिए। इसका आंसर है निकिल टेट्रा कार्बोनिल में 4 कार्बोनिल यानी कि CO लिगेंड के साथ एक टेट्राहेड्रल संरचना होती है। तो इसमें संकरण क्या होता है, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। निकिल परमाणु यानी कि Ni में sp3 संकरण होता है जो रिक्त स्थान यानी कि रिक्त संकर कक्षक वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाता है। उसके बाद इसकी ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति देख लेते हैं। इस कॉम्प्लेक्स की ज्यामिति चतुष्फलकीय यानी कि टेट्राहाइड्रल होती है। उसके बाद संबंध यानी कि बॉन्डिंग, तो Ni से C की दूरी और C से O की दूरी क्रमशः होती है 1.838 एंगस्ट्रॉम और इसकी दूरी होती है 1.141 एंगस्ट्रॉम। उसके बाद स्पिन पेयरिंग, इसमें 4s कक्षक से 2 इलेक्ट्रॉन को 3D कक्षक में प्रमोटेड किया जाता है जिससे इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाता है। उसके बाद है डायमैग्नेटिक यानी कि प्रतिचुंबकीय। यह कॉम्प्लेक्स प्रतिचुंबकीय प्रकृति का होता है क्योंकि इसमें कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता और केंद्रीय धातु आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है यानी कि निकिल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो होता है आर्गन 3D8 4s2। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 है गिव द स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ xenon Fe2 एंड xenon Fe4। इनकी आकृति और विन्यासों का उल्लेख कीजिए। तो इसमें सबसे पहला है xenon डाइफ्लोराइड। इसमें क्या होता है कि इसमें केंद्रीय xenon जो होता है Xe, ये परमाणु का आकार रेखिक यानी कि लाइनर होता है और तथा sp3d संकरित होता है। यह 2 फ्लोरीन परमाणु, ये मतलब फ्लोरीन के 2 परमाणु होते हैं इसमें, इसके साथ 2 सिग्मा बंध बनाता है तथा इसमें 3 एकाकी युग्म होते हैं। 2:1 जिनोन और फ्लोरीन के मिश्रण को यानी कि 2 और जिनोन और 1 फ्लोरीन के मिश्रण को 400 डिग्री सेल्सियस की ताप पर निकिल ट्यूब में गुजारने पर ये बनता है। जैसे जिनोन और फ्लोरीन ले लिया हमने तो निकिल की ट्यूब है और 400 डिग्री सेल्सियस पर हमने जैसे इसे गर्म किया तो ये हो गया XeF2 जिनोन डाइफ्लोराइड। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है। ये जिनोन है, ये फ्लोराइड के 2 अणु हैं। इसमें क्या होता है, इसके आधार पर आकार त्रिकोणीय द्विपिरामिडी होना चाहिए परंतु 3 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होने के कारण इनका आकार जो होता है वो विकृत होकर रेखीय हो जाता है। अब जिनोन टेट्राफ्लोराइड ये XeF4, इसमें क्या होता है, इसमें केंद्रीय जिनोन जो Xe होता है परमाणु का आकार वर्गाकार
समतलीय यानी कि स्क्वायर प्लेनर होता है। यह sp3d2 संकरणित होता है। ये 4 सिग्मा बॉन्ड बनाता है तथा इसमें 2 एकाकी युग्म होते हैं। इसमें जिनोन 1 होगा और रेशो फ्लोरीन होगा इसमें 5 के मिश्रण को 400 डिग्री सेल्सियस और 5 से 6 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर निकिल ट्यूब में प्रवाहित करते हैं। और जब इसको इसमें निकिल ट्यूब और इसमें एटमॉस्फेयर और 400 डिग्री सेल्सियस पर प्रवाहित करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा XeF4। उसके बाद ये इसका आकार है जिनोन टेट्राफ्लोराइड का। 4 फ्लोरीन के कण अणु यहाँ पे होंगे और एक जिनोन बीच में होगा। अब इसका आकार जो होता है वो अष्टफलकीय होना चाहिए, परंतु इसमें 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। ये 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होंगे तो इनकी उपस्थिति के कारण अणु का आकार जो होगा वो वर्ग समतल यानी कि स्क्वायर प्लेनर हो जाता है। यहाँ पे हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन खत्म हो गए। उसके बाद है डिटेल्ड आंसर टाइप क्वेश्चन, सेक्शन सी, लास्ट सेक्शन है। इसमें 5 क्वेश्चन दिए होते हैं और 3 करने होते हैं। सबसे पहला है डिराइव माइकल्स मेंटन इक्वेशन। माइकलिस मेंटन की समीकरण स्थापित कीजिए। तो माइकलिस मेंटन इक्वेशन ये क्या करती है, ये एंजाइम काइनेटिक्स की व्याख्या करती है। तो इसमें सबसे पहले कोई एंजाइम लिया प्लस सबस्ट्रेट लिया। अब उसमें इनको दोनों को मिला के जैसे ही क्रिया कराते हैं तो ये बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड दोनों रिएक्शन होती है इसमें। तो इसमें ES यानी कि एंजाइम सबस्ट्रेट बना, ये कॉम्प्लेक्स बनेगा और उसके बाद कॉम्प्लेक्स की फिर जैसे क्रिया कराते हैं तो ये एंजाइम प्लस प्रोडक्ट ये फिर से बनता है। तो अब जैसे ये एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट बनेगा तो इसको जब ये फॉरवर्ड रिएक्शन होगी तो इसको कहेंगे हम K1 और जो बैकवर्ड रिएक्शन होगी उसको कहते हैं हम K-1। और जब ये कॉम्प्लेक्स बनेगा इससे जब एंजाइम और प्रोडक्ट बनेगा तो ये वाली रिएक्शन में जो K2 है ये रेट कांस्टेंट होगा। जैसे कि E एंजाइम है, S सबस्ट्रेट है, F जो होगा सॉरी K1 जो होगा वो होगा F फॉरवर्ड वेग स्थिरांक। उसके बाद हमने रेट ऑफ रिएक्शन ले ली, वो है V0। V0 इज इक्वल टू, अब हमने लिया K2 और ES यानी कि रेट कांस्टेंट K2 हो गया क्योंकि इससे ये बनेगा दोबारा, इस पे निर्भर करता है ना ये, तो ये इसलिए हमने AS ले लिया। ये होगी क्योंकि अभिक्रिया की दर जो होगी ये V0 अभिक्रिया की दर, ये ES की सांद्रता के समानुपाती होती है, तो इसलिए ये होगी हमारी इक्वेशन 1। उसके बाद ET जो लिया है मतलब टोटल एंजाइम ये हो गया टोटल, ये T टोटल एंजाइम क्या होगा ES कि कुछ तो ES की फॉर्म में बना प्लस E फ्री कुछ फ्री हो गया, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। उसके बाद जो K1 होगा वो होगा ES के बनने की अभिक्रिया का वेग, यानी कि जो Kn है वो, ये जो यहाँ पे ES बन रहा है तो इसकी अभिक्रिया का वेग K1 एंड जो K2 होगा और K-1 होगा ये अभिक्रिया की टूटने का वेग, यानी कि जब यहाँ पे ES बना और K2 रेट कांस्टेंट पर ये एंजाइम प्लस प्रोडक्ट में टूट जाता है और जब ये ES यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये एंजाइम प्लस सब्सट्रैक्ट में टूटेगा। तो K1 K-1 और K2 ये क्या है ES यानी कि एंजाइम सब्सट्रैक्ट के टूटने की अभिक्रिया का वेग। तो एट इक्विलिब्रियम साम्य अवस्था में क्या होगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। क्या, एंजाइम सब्सट्रैक्ट के बनने में अभिक्रिया का वेग बराबर हो जाएगा एंजाइम सब्सट्रैक्ट के टूटने में अभिक्रिया का वेग। तो ये क्या होता है, एंजाइम के बनने में अभिक्रिया का वेग क्या होगा K1 E और S होगा। ये रहा K1 E और S। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा K-1 प्लस K2 ES। अब क्या करेंगे, ये जो K1 होगा ये इनके नीचे चला जाएगा यहाँ पे और ये जो ES होगा ये इधर आ जाएगा, यानी कि ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई में यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया हमारा ES इधर और K1 जो यहाँ पे था वो इधर आ गया, इज इक्वल टू KM यानी कि KM होगा हमारा माइकलिस कांस्टेंट। अब समीकरण 2 जो थी हमारी उससे हमने लिया है, जो ये हमारी समीकरण 2 थी ET इज इक्वल टू ES प्लस E फ्री। तो इसमें हमने लिखा है ET माइनस ES और S अपॉन में ES इज इक्वल टू KM। अब ये जो ES होगा ये तो इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा ऊपर और ये चला जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पे बचेगा ET माइनस ES और KM ES अपॉन S। उसके बाद जो ET होगा
वो इधर रह जाएगा, ये माइनस इधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा। यहाँ पे आ गया ES। उसके बाद नेक्स्ट में क्या होगा, इसकी मतलब 1 लगा के यहाँ ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या होगा, KMES प्लस ये ES तो यहाँ है ही, और जब इसकी मल्टीप्लाई होगी यहाँ पे तो ये S भी ऊपर चला जाएगा, बचेगा नीचे सिर्फ S। उसके बाद ET, और सर ये बड़ा हो गया, छोटा ET यानी कि E टोटल, यहाँ पे ET छोटे वाला, तो ES और यहाँ पे KM प्लस S होगा, यानी कि यह हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से बचेगा क्या, KM प्लस S। उसके बाद नीचे S। अब यहाँ पे ET अपॉन ES, यानी कि जो ये वाला ES था ये इधर आ जाएगा डिवाइड में, यहाँ पे बचेगा KM S अपॉन S। उसके बाद ES जब हमने इसको उल्टा किया तो ये हो जाएगा ES इज इक्वल टू ET, ये वाला ET इधर आ जाएगा और ये नीचे वाला S ऊपर आ जाएगा, और बचेगा क्या नीचे, KM प्लस S ये वाला। अब उसके बाद समीकरण 1 से जो V0 इज इक्वल टू K2 और S था उसमें हम K2 ES था, उसमें ES में हम इसका मान रख देते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा ET और S KM अपॉन S। अब जो ये K2 और ET है ये V मैक्सिमम का मान है, तो हमने K2 और ET की जगह यहाँ पे V मैक्सिमम लिख दिया, और S ये बचा हुआ है, KM अपॉन S नीचे बचा हुआ है, तो V0 इज इक्वल टू ये आ जाता है, और यही माइकलिस मेंटेन इक्वेशन है, एंड वी एक्स बराबर होता है K2 और ET। तो बस यही इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फ्लोइंग। तो इन दोनों पे टिप्पणी लिखनी है। पहली है पिनाकोल ऑन रीअरेंजमेंट, दूसरी है बेयर विलीजर रीअरेंजमेंट। पिनाकोल से पिनाकोलोन और पिनाकोलिक रीअरेंजमेंट में क्या होता है, पिनाकोल जो होता है जब उसे डाइल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये पुनर्व्यवस्थित होकर एक पिनाकोलोन में परिवर्तित हो जाता है या पिनाकोलोन बनाता है। तो यहाँ पे जैसे पिनाकोल है ये, इसको डाइल्यूट H2SO4 से जैसे हम अभिक्रिया कराएंगे तो ये यहाँ से OH जो होंगे वो हट जाएंगे और एक डबल बॉन्ड होके O लग जाएगा, तो ये बन जाएगा पिनाकोलोन। इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं। ये पिनाकोल है। अब इसकी H पॉजिटिव से जैसे अटैक कराते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का, तो ये H पॉजिटिव होगा, ये इस पे अटैक करेगा, या तो इस पे करेगा या इस पे करेगा। तो जैसे इस पे अटैक करेगा तो यहाँ पे H पॉजिटिव यानी कि O पे पॉजिटिव आ जाएगा और एक H इससे जुड़ जाएगा, जैसे यहाँ हुआ है O पे पॉजिटिव चार्ज, एक H इस पे जुड़ गया। अब ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और H यहाँ पे जुड़ जाता है, ठीक है। उसके बाद जो ये H2 है और O ये बाहर निकल जाता है, जैसे H2O बना ये बाहर निकल गया, यहाँ पे बाहर निकल गया, यहाँ पे क्या बचा OH ऐसे का ऐसे ही बचा। अब यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज बचा था केवल ये C पे आ जाता है, ये यहाँ पे C पे आ गया। उसके बाद क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है तो नीचे जब रीअरेंजमेंट शुरू होगा तो ये जो CH3 होगा ये ऊपर चला जाएगा और पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा CH3 के पास। अब तो जैसे ही हो गया ये CH3 यहाँ से ऊपर चला गया, तो अब ये अपने आप को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इस CH3 से मतलब दोनों बॉन्ड बना लेंगे और पॉजिटिव चार्ज इस CH3 पर आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये CH3 ये कहेगा कि मतलब ये CH3 तू रख ले और पॉजिटिव चार्ज मैं रख लूंगा बैलेंस होने के लिए। तो अब क्या होगा, CH3 इसके पास रह जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इसके पास हो जाएगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज जो होगा ये ऊपर चला जाएगा, तो जैसे ऊपर गया तो ये डबल बॉन्ड बना के, क्योंकि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि ये 3 बॉन्ड बना रहा है। उसके बाद क्या होगा, ये H ऊपर H है और H पॉजिटिव है, तो ये H और H पॉजिटिव मतलब H पॉजिटिव को लेके बाहर निकल जाता है, क्योंकि H की पॉजिटिव बनाने की क्षमता बहुत बढ़िया होती है, इसलिए H पॉजिटिव बाहर हो जाता है। तो H पॉजिटिव जब बाहर होगा तो यहाँ क्या बचेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, सिर्फ O बचेगा और ये इस तरीके का बचेगा। तो यही हमारा जब बचता है प्रोडक्ट ये, तो ये बन जाता है पिनाकोलोन। तो यही रीअरेंजमेंट थी हमारी, मैकेनिज्म हो गया। नेक्स्ट बेयर विलीजर रीअरेंजमेंट, तो ये भी पढ़ते हैं। बेयर विलीजर रीअरेंजमेंट, तो एल्डिहाइड्स और कीटोन पर एसिड्स द्वारा ऑक्सीकृत होते हैं। इस प्रतिक्रिया को बेयर विलीगर पुनर्व्यवस्था के रूप में जाना जाता है, यानी कि एल्डिहाइड्स और कीटोन जो होते हैं वो पर एसिड्स द्वारा ऑक्सीकृत हो जाते हैं, बस इसी को हम बेयर विलीजर पुनर्व्यवस्था कहते हैं। और यह प्रतिक्रिया एक महत्वपूर्ण ऑर्गेनिक प्रतिक्रिया है जिसमें कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण होता है। इसमें क्या होगा, ये कीटोन है और ये एल्डिहाइड है। अब बेयर विलीजर जो
यहाँ पे होगी तो इसमें ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ऑक्सीडेशन में यहाँ पे ईस्टर बनेगा, जो कीटोन से होगी तो ईस्टर बनेगा। एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। मैकेनिज्म देख लेते हैं इसका। इसमें कीटोन लिया है और इसे H पॉजिटिव से जब हम ऑक्सीकृत कराते हैं, मतलब क्रिया कराते हैं इसकी, तो H पॉजिटिव जो होगा ये यहाँ पे लग जाएगा। O के पास H एंड पॉजिटिव चार्ज ऊपर आ जाता है। उसके बाद ये रेजोनेंस शो करता है एंड जो H पॉजिटिव होता है वो C पर आ जाता है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे पेरोक्साइड की एंट्री होती है और इस पे जो ऑक्सीजन होता है उस पे दो ये फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं इस पे। तो अब ये इस पे अटैक करते हैं C पे, तो ये हो जाता है यहाँ पे RC एंड जब इस पे वो अटैक करते हैं तो ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा ये इस वाले O पे लग जाता है ऑक्सीजन पर। उसके बाद ये R इस तरह का और फिर जिस पे इलेक्ट्रॉन थे इस पे ये ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाता है और इससे जुड़ा हुआ H एंड ये पॉजिटिव चार्ज इसी पे ही आ जाता है। उसके बाद जो ये RC एंड O है ये इसी तरीके से यहाँ पे जुड़ जाते हैं। उसके बाद यहाँ से क्या होता है, ये H पॉजिटिव आयन जो है ये निकल जाता है। ये निकलने के बाद जो ये सब बचता है OH RCR एंड यहाँ से H पॉजिटिव आयन निकल जाता है और ये इस तरह का ये बच जाता है। उसके बाद जो वो निकला हुआ आयन है वो फिर से अटैक करता है। इस बार वो यहाँ पे जुड़ जाता है, O के पास यहाँ पे जुड़ जाता है एंड फिर रीअरेंजमेंट शुरू होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, इनको दो टुकड़ों में अलग कर देता है। तो अब जैसे ये अलग हो जाते हैं तो एक पार्ट तो ये बन जाता है कि RCOH R एंड O ये बन जाता है। उसके बाद ये एक बचा हुआ पार्ट होता है R' C डबल बॉन्ड OH और O ये इधर बन जाता है। अब क्या होगा कि जो ये OH पॉजिटिव था ये फिर से निकल जाता है एंड हमारे पास यहाँ पे ईस्टर बन जाता है RC डबल बॉन्ड O और R ये वाला, ये इधर हमारे ईस्टर बन जाता है। इस तरह बेयर विलीजर हमारी रीअरेंजमेंट पूरी हो जाती है। उसके बाद पेपर में पूछा गया है डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्केली मेटल्स विद रेफरेंस ऑफ द फॉलोइंग: इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आयोनाइजेशन, पोटेंशियल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। क्षारीय धातु तत्वों की प्रवृत्तियों की निम्नलिखित के संदर्भ में विवेचना कीजिए। पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना है, आयनन विभव, ऑक्सीकरण संख्या, परमाणविक संख्या एवं परमाणविक एवं आयनिक त्रिज्या और रासायनिक गुण बताने हैं। तो इसका आंसर है वे तत्व जिनकी बाह्यतम कक्षा के S उपकोष में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है क्षार धातु कहलाती हैं। इन्हें आवर्त सारणी के फर्स्ट A समूह में रखा गया है। इस समूह में लिथियम Li, सोडियम Na और पोटेशियम के रुबिडियम Rb, सीजियम Cs और फ्रेंशियम Fr सम्मिलित हैं। मतलब ये सभी इस समूह में ये सभी आते हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ लेते हैं सबसे पहले। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, सबसे पहले है Li का, लिथियम का है 1s2 2s2 2s1। उसके बाद Na11 का है 1s2 2s2 2p6 और 3s1। मतलब आखिरी सेल में जो है वो S में आती है इलेक्ट्रॉन। उसके बाद K में आता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s1। नेक्स्ट है रुबिडियम, इसमें आते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 एंड 5s1। उसके बाद आती है सीजियम, सीजियम में आते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 6s1। नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारा फ्रेंशियम, इसमें आते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 6s2 6p6 7s1। उसके बाद है हमारी परमाणविक त्रिज्या। तो इसमें है क्षार धातुओं की परमाणु त्रिज्या धात्विक त्रिज्या का मान अपने आवर्तों में सबसे अधिक होता है तथा ये मान वर्ग में नीचे जाने पर बढ़ जाते हैं। जैसे ही मतलब नीचे जाते हैं तो ये बढ़ता जाता है मान। क्षार धातुएं आवर्त का प्रथम तत्व होते हैं, सर्वाधिक परमाणु त्रिज्या रखती हैं चूंकि इनके संयोजकता कोश में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। परिणाम स्वरूप नाभिक के साथ आकर्षण बल का परिमाण न्यूनतम होता है। वर्ग में नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन कोशों की क्रमिक वृद्धि के कारण परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। इसका कारण यह है कि वर्ग में
नीचे जाने पर आवरण प्रभाव का परिमाण बढ़ता है, जो परमाणु के नाभिक के साथ संयोजी s इलेक्ट्रॉनों के आकर्षण को कम कर देता है। इसके साथ साथ नाभिकीय आवेश भी बढ़ता है, जो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण को बढ़ा देता है, परंतु इसका परिमाण आवरण प्रभाव की तुलना में अत्यंत कम हो जाता है। इस प्रकार परमाणु आकार पर कुल परिमाण द्वारा यह प्रेक्षित होता है कि वर्ग में नीचे जाने पर तत्वों का परमाणु आकार बढ़ता है। उसके बाद आयनिक त्रिज्या इसमें क्षार धातु परमाणु संयोजी NS1 इलेक्ट्रॉन खोकर एकल संयोजी धनायन बनाते हैं। चूंकि एकल संयोजी धनायनों का निर्माण परमाणु के संयोजकता कोश में उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन के निष्कासन पर होता है, अतः शेष इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक द्वारा अधिक आकर्षित होकर उसके समीप हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप धनायनों का आकार कम हो जाता है, जैसे कि आयनों का आकार अपने मूल परमाणुओं से संबंध होता है। इसलिए आयनिक त्रिज्या भी परमाणु त्रिज्या के समान वर्ग में नीचे जाने पर बढ़ती है। उसके बाद आयनन ऊर्जा में इसकी क्षार धातु की आयनन ऊर्जा अपने आवर्तों में न्यूनतम होती है और तथा वर्ग में नीचे जाने पर यह घटती है। इन तत्वों की प्रथम आयनन ऊर्जा के मान सारणी 1 में दिए गए हैं, अभी दिखाती हूँ मैं आपको। ये आयनन ऊर्जा के मान दिए गए हैं, जैसे परमाणु क्रमांक इनका यहाँ पे लिखा गया है ये। उसके बाद परमाणु द्रव्यमान दिया गया है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आयनन ऊर्जा, मतलब इस तरीके से आयनन ऊर्जा के मान जो है वो दिए गए हैं इस चार्ट में। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। इसके बाद है हमारी ऑक्सीकरण अवस्था एवं धन विद्युतीय गुण। क्षार धातु परिवार के सभी सदस्य अपने यौगिकों में +1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं तथा प्रबल धन विद्युतीय होते हैं, यानी कि पॉजिटिव चार्ज होता है इन पे। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धन विद्युतीय गुण बढ़ता है। क्षार धातुओं की आयनन ऊर्जा के मान बहुत कम होने के कारण इनके परमाणुओं में संयोजी इलेक्ट्रॉन खोकर एकल संयोजी धनायन बनाने की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है। परिणाम स्वरूप ऊर्जा का मान घटता है, अतः धन विद्युतीय गुण बढ़ता है। नेक्स्ट हमें इसके रासायनिक गुण पढ़ने हैं। तो क्षार धातुएं बड़े आकार तथा कम आयनन ऊर्जा के कारण अत्यधिक क्रियाशील होती है। इनकी क्रियाशीलता वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्रमशः बढ़ती जाती है। इस वर्ग के सदस्य की महत्वपूर्ण रासायनिक गुण निम्नलिखित है। तो सबसे पहले वायु के साथ अभिक्रियाशीलता। इसमें क्या होगा कि जैसे Li है उसको वायु के साथ जैसे हम कराते हैं क्रिया, तो ये 2Li और 2 मतलब ऑक्साइड बनाता है। उसके बाद अगर Na की कराते हैं तो ये परऑक्साइड बनाता है, M की कराते हैं तो ये सुपर ऑक्साइड बनाता है। अभी जैसे क्षार धातुएं वायु की उपस्थिति में मलिन हो जाती हैं, क्योंकि वायु की उपस्थिति में इन पर ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड की परत बन जाती है। ये ऑक्सीजन में तीव्रता से जलकर ऑक्साइड बनाती हैं। लिथियम और सोडियम क्रमशः मोनोऑक्साइड तथा परऑक्साइड का निर्माण करती हैं, जबकि अन्य धातुओं द्वारा सुपर ऑक्साइड आयन का निर्माण होता है, क्योंकि सुपर ऑक्साइड O2 निगेटिव बड़े धनायनों जैसे K+ रुबिडियम और सीजियम की उपस्थिति में स्थायी होता है। उसके बाद इनकी जल से जब क्रिया कराते हैं तो क्षार धातुएं इनके ऑक्साइड, परऑक्साइड तथा सुपर ऑक्साइड भी जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, जो घुलनशील होते हैं और क्षार यानी एल्काइलिन्स कहलाते हैं। जैसे 2Na, जब इसकी Na की कराई जाती है तो ये क्रिया होती है, हाइड्रोक्साइड बनता है, मतलब सभी में हाइड्रोक्साइड बन जाते हैं क्रिया कराने पर। जब इसकी हैलोजन से अभिक्रिया कराते हैं तो क्षार धातुएं हैलोजन से शीघ्र प्रबल अभिक्रिया करती है और आयनिक हैलाइड M+X- बनाती है। जैसे ही मतलब M+ की कराते हैं हम तो ये M+ और X- इधर ये बनता है, मतलब हैलोजन से अगर कराते हैं तो ये प्रोडक्ट हमारा बनता है। यद्यपि लिथियम के हैलाइड आंशिक रूप से सहसंयोजक होते हैं, इसका कारण लिथियम की उच्च ध्रुवण क्षमता है और लिथियम आयन का आकार छोटा होता है, अतः यह हैलाइड आयन के इलेक्ट्रॉन अब्र को विकृत करने की अधिक क्षमता रखती है और इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। गलित हैलाइड विद्युत के सुचालक होते हैं, इनका प्रयोग क्षार धातुएं बनाने में किया जाता है। इतना आंसर आई थिंक ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन की संरचना और जैविक कार्य बताने हैं। तो देखो, हीमोग्लोबिन रक्त की लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन होता है
और जो कि रक्त को लाल रंग देता है। हीमोग्लोबिन एक संयुग्मी प्रोटीन है जिसमें हीम नामक एक प्रोस्थेटिक समूह होता है और ये आयरन का पोरफायरिन यौगिक है। आरबीसी का 95% शुष्क भार जो होता है हीमोग्लोबिन होता है। मानव के 100 ml रक्त में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन तथा 50 mg आयरन होता है। हीमोग्लोबिन मुख्य रूप से O2 तथा CO2 के संवहन यानी ट्रांसपोर्ट से संबंधित होता है। हीमोग्लोबिन एक टेट्रामर है जिसमें 4 समान इकाइयां होती हैं। इसके प्रोस्थेटिक समूह में आयरन युक्त त्रिवर्णक हीम होता है जो कि ग्लोबिन प्रोटीन के साथ संयोग करता है। प्रत्येक हीमोग्लोबिन अणु में 4 हीम समूह उपस्थित होते हैं जो कि ग्लोबिन प्रोटीन से जुड़े रहते हैं। उसके बाद हीमोग्लोबिन की संरचना है। हीमोग्लोबिन की संरचना प्रदर्शित करती है कि इसके केंद्र में Fe सेकंड होता है तथा वर्ग के चारों कोनों पर हीम समूह के 4 नाइट्रोजन परमाणु तथा एक अक्षीय स्थिति पर प्रोटीन श्रृंखला के हिस्टिडीन अवशेष एवं इमिडाजोल एन अर्थात ग्लोबिन श्रृंखला तथा दूसरी अक्षीय स्थिति पर जल अणु होते हैं। जैसे देखिए यहाँ दिखा रखा है इन्होंने। इसके केंद्र में क्या होता है, Fe सेकंड होता है, ये रहा Fe इसके केंद्र में हो गया। और वर्ग के चारों कोनों पर हीम समूह के 4 नाइट्रोजन, ये रहे 4 नाइट्रोजन, 1 2 3 4 चार नाइट्रोजन हो गए और एक अक्षीय स्थिति पर प्रोटीन श्रृंखला की हिस्टिडीन अवशेष और इमिडाजोल होगा और ग्लोबिन श्रृंखला होगी। तो इस तरीके से हमारा हीम की संरचना होगी। उसके बाद है हीम का वाहक यानी कैरियर होने के साथ साथ ग्लोबिन का मुख्य कार्य हीम O2 जटिल यौगिक को स्थायित्व प्रदान करना है जिससे हीम के आयरन का ऑक्सीकरण न हो तथा यह O2 के वाहक के रूप में कार्य करता रहे। जब प्रोटीन श्रृंखला हीम समूह के चारों ओर परत बनाती है तो Fe2+ के पास जल के प्रवेश को रोक देती है। इसके चारों ओर का हाइड्रोफोबिक क्षेत्र जो होता है Fe सेकंड के चारों ओर बड़े अणुओं को पास नहीं आने देता जिससे हीमोग्लोबिन के Fe2 एंड Fe3 में ऑक्सीकरण नहीं होता है। हाइड्रोफोबिक क्षेत्र आयन के विलायकित होने को भी रोकता है। हीमोग्लोबिन का Fe सेकंड विशेष परिस्थितियों में ऑक्सीकृत होकर Fe3 पोरफायरिन हीमीन देता है जिसके कारण खून का रंग लाल होता है। उसके बाद है जैविक निकाय में हीमोग्लोबिन का कार्य। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य O2 और CO2 का संवहन है ऑक्सीजन वाहक के रूप में। तो सबसे पहले O2 के रूप में देखते हैं। हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के प्रति बंधुता बहुत अधिक होती है, मतलब बहुत अच्छी तरह से बांधकर उसे ले जाता है। फेफड़ों में चारों हीम समूह के प्रत्येक अणु का आयरन परमाणु ऑक्सीजन अणु के साथ उपसहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ा होता है। एंड इस तरीके से Hb+O2 तो HbO2 ऐसे ही मतलब सारे 4 अणु जो होंगे वो इस तरीके से क्रिया करते हैं। उसके बाद है शरीर के विभिन्न भागों में रक्त का प्रवाह होता है। कोशिकाओं में पहुंचने पर HbO2 वियोजित होकर Hb तथा O2 देता है। मतलब जब ये अटैच होते हैं तो HbO2 हो जाता है और जब कोशिकाओं में जाते हैं तो भी अलग अलग हो जाते हैं जो कि कोशिकाओं में प्रवेश करती है। जैसे ये कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं तो Hb+O2 अलग हो जाते हैं। यह O2 कोशिका में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट को ऑक्सीकृत करता है। इसके पश्चात भोजन का उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म होता है जिससे प्राप्त CO2 कोशिकाओं से Hb के द्वारा वहन कर ली जाती है। यानी कि जब ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट बनाता है उसके बाद जैसे मतलब मेटाबॉलिज्म शुरू होता है तो वो जब CO2 बनती है तो वो जो HbO2 को लाया था वो वापस से CO2 को ले जाता है। अब CO2 वाहक के रूप में, तो Hb का प्रयोग CO2 के वाहक के रूप में भी होता है। जब ऑक्सीजनीकृत Hb H+ आयनों को निकालता है तो यह रक्त में घुले बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया करके CO2 निकालता है। यह क्रिया फेफड़ों में होती है जहां O2 शोषित होकर तथा CO2 निकलती है, तो ये क्रिया होती है। उसके बाद Hb कार्बिनो यौगिकों को बनाकर भी CO2 का संवहन करता है। कार्बिन यौगिक बनाकर भी CO2 का संवहन, मतलब यहाँ पे ये Hb इसको ले जाता है CO2 को और फेफड़ों में अपघटित होकर Hb तथा CO2 देता है। CO2 सांस छोड़ने पर शरीर से निकल जाती है। उसके बाद आता है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन मांसपेशियों में उपस्थित होता है। इसका कार्य हीमोग्लोबिन की तरह होता है तथा इसका अणुभार लगभग 1700 होता है। मायोग्लोबिन के एक अणु में केवल एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला यानी ग्लोबिन का एक हीम समूह होता है। मायोग्लोबिन में आयरन की मात्रा 0.3% होती है। मांसपेशी ऊतकों तथा हृदय पेशियों में उपस्थित मायोग्लोबिन आणविक O2 की अत्यधिक मात्रा में संचित कर लेता है।
उसके बाद है हीमोग्लोबिन की अपेक्षा मायोग्लोबिन में O2 को बांधने की क्षमता अधिक होती है, यानी कि हीमोग्लोबिन से ज़्यादा इसकी क्षमता जो होती है O2 को बांधने की वो ज़्यादा होती है, और अतः यह शीघ्र ही ऑक्सीजनीकृत हो जाता है, मतलब शीघ्र ही O2 से क्रिया कर लेता है। जलीय विलयनों में हीम ऑक्सीजन के साथ नहीं जुड़ता क्योंकि Fe2+ ऑक्सीकृत हो जाता है। उसके बाद है मायोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ बंधना ऑक्सीजनीकरण कहलाता है, परंतु पूर्ण रूप से ऑक्सीजनीकरण कभी भी नहीं होता है, अतः मुक्त हीम सरलतापूर्वक ऑक्सीजनीकृत हो जाते हैं, जबकि मांसपेशियों में मायोग्लोबिन उपस्थित रहता है। आणविक O2 मांसपेशियों तथा ऊतकों में संचित हो जाता है, परंतु रक्त में जल होने के कारण इसका संचय नहीं होता। कुछ ऑक्सीजन HbO2 के रूप में रक्त में घुली रहती है तथा रक्त के माध्यम से मायोग्लोबिन में स्थानांतरित हो जाती है, जहां यह संचित रहती है जब तक कि उपापचय क्रियाओं के लिए इसकी आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन का सांद्रण अधिक होने पर Hb तथा मायोग्लोबिन दोनों प्रबलता से O2 के साथ संयोग करते हैं, परंतु ऑक्सीजन का सांद्रण कम होने पर Hb की O2 को बांधने की क्षमता कम हो जाती है, यानी कि जब ऑक्सीजन का सांद्रण कम होता है तो Hb जो होता है वो उसे ऑक्सीजन को बांधने की उसकी क्षमता भी कम हो जाती है, और उसके कारण से ही O2 मायोग्लोबिन में स्थानांतरित हो जाती है। ठीक है, मतलब जब यो Hb जो होता है वो बांध नहीं पाता इसको, तभी मायोग्लोबिन पर ये स्थानांतरित हो जाता है। तो इतना ही है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर एक्टिनाइड्स, डिस्क्राइब देयर जनरल प्रॉपर्टीज। एक्टिनाइड्स क्या है, इसकी सामान्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो एक्टिनाइड्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो F ब्लॉक के तत्व होते हैं ना, 5F श्रेणी के F ब्लॉक के तत्व जो होते हैं उन्हें एक्टिनाइड्स कहा जाता है, और इसमें थोरियम से लेकर और लॉन्सेरियम तक होते हैं। जैसे थोरियम ये 90 और लॉन्सेरियम 103 इस तक ये तत्व होते हैं, यानी कि इनके मध्य जो होते हैं 14 तत्व होते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं एक्टेनियम 89 AC तथा इसके पश्चात आने वाले 14 तत्वों की श्रेणी को एक्टिनाइड या एक्टिनॉन कहते हैं। ये 15 तत्व आपस में अत्यधिक समानता प्रदर्शित करते हैं। इनका अपना एक समूह है जिसका प्रथम सदस्य एक्टेनियम है, इसी कारण से इनको एक्टिनाइड या एक्टिनॉन कहते हैं। यूरेनियम जो होता है 92, यूरेनियम के पश्चात वाले तत्वों को परा यूरेनियम तत्व कहते हैं। ये सभी संश्लेषित तत्व हैं जिनका निर्माण परमाणविक अनुसंधानों के आधार पर हुआ है। उसके बाद है एक्टिनाइड की विशेषताएं। तो इन तत्वों की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। इसमें सबसे पहली ऑक्सीकरण अवस्था, ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। इन तत्वों की महत्वपूर्ण ऑक्सीकरण अवस्था +3, यानी कि ज्यादातर इनकी ऑक्सीकरण अवस्था जो होगी +3 होगी, तथा परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ इनका स्थायित्व भी बढ़ता जाता है। उसके बाद है परमाणु एवं आयनिक त्रिज्या, एक्टिनाइड संकुचन। इन तत्वों की परमाणु एवं आयनिक त्रिज्याएं परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ घटती हैं। यह देखा गया है कि आयनिक त्रिज्या का मान Ac3+ से Cm3+ तक 1.11 एंगस्ट्रॉम से घटकर 0.98 एंगस्ट्रॉम हो जाता है। परमाणु एवं आयनिक त्रिज्या का इस प्रकार से धीरे धीरे घटना एक्टिनाइड संकुचन, यही एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है। इन तत्वों में विभेदी इलेक्ट्रॉन संयोजी कक्षा में प्रवेश न करके 5F उपकोष में प्रवेश करता है। इन F इलेक्ट्रॉनों का परिरक्षण प्रभाव यानी कि स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत कम होता है। दूसरी ओर परमाणु क्रमांक के बढ़ने के साथ साथ नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है। कम परिरक्षण प्रभाव के कारण ये F इलेक्ट्रॉन नाभिकीय आवेश के प्रभाव को इतना कम नहीं कर पाते, जिसके फलस्वरूप संयोजी इलेक्ट्रॉन नाभिक के द्वारा अधिक बल के साथ आकर्षित होते हैं और परमाणु एवं आयनिक आकार परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ कम होते जाते हैं। उसके बाद रंगीन लवणों का बनना, ये रंगीन लवण बनाते हैं। इनका रंग 5F इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। जब इनके लवणों को ठोस या विलयन के रूप में प्रकाश में रखा जाता है तो इन तत्वों के F इलेक्ट्रॉन दृश्य क्षेत्र यानी कि विजिबल रीजन के प्रकाश को शोषित कर लेते हैं। F कक्षक के ही उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। यह देखा गया है कि ऐसे आयन जिनमें रिक्त अर्धपूर्ण या पूर्ण F कक्षक उपस्थित होते हैं रंगहीन होते हैं। उदाहरण के लिए Ac3+ और F50 रंगहीन होते हैं, जबकि U3+ जो होता है जिसमें 5F में 3 एंड ये होता है लाल रंग का होता है। उसके बाद जटिल यौगिकों का निर्माण, तो ये जटिल यौगिकों का निर्माण करते हैं। इनमें यह प्रवृत्ति लैंथेनाइड तत्वों की अपेक्षा अधिक होती है। अधिकतर एक्टिनाइड हैलाइड क्षार धातु हैलाइड के साथ ये जटिल यौगिक बनाते हैं। उदाहरण के लिए थोरियम
क्लोराइड एंड KCl के साथ क्रिया करके जटिल यौगिक बनाता है और ये देता है जटिल यौगिक। उसके बाद थोरियम क्लोराइड 4 प्रिमिडिन EDTA तथा ऑक्सीजन के साथ भी क्रिया करके जटिल यौगिक देता है। चुंबकीय गुण। एक्टिनाइड श्रेणी के अधिकतर आयन अनुचुंबकीय होते हैं, अर्थात ये चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होते हैं, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में आकर्षित होंगे। इसका कारण यह है कि इन आयनों में अयुग्मित F इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति है और Ac3+, थोरियम 4+ एंड लॉरेंशियम 3+ प्रतिचुंबकीय तथा अनुचुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं। उसके बाद है इन तत्वों में 5F कक्षक धातु आयन के बहुत अंदर होते हैं तथा बाह्य वातावरण से 6S व 6P कक्षकों द्वारा पूर्ण रूप से परिरक्षित होते हैं। अतः इन तत्वों के चुंबकीय आघूर्ण को केवल अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के आधार पर ही नहीं समझा जा सकता। इनके चुंबकीय आघूर्ण को निम्नलिखित संबंध द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, यानी कि चुंबकीय आघूर्ण और जहाँ म्यू बोर मैग्नेटॉन Bm में चुंबकीय आघूर्ण है ये वाला, जिसकी गणना चक्रण तथा ऑर्बिटल समय के प्रभावों के योग के आधार पर की जा सकती है। S जो है वो परिणामी चक्रण क्वांटम संख्या तथा ये जो वाला S, उसके बाद जो L होगा ये है परिणामी ऑर्बिटल कक्षक समेत क्वांटम संख्या। और लास्ट है रासायनिक क्रियाशीलता। ये क्रियाशील धातुएं हैं तथा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हैलोजन तथा अम्लों के साथ क्रिया करती हैं। एंड यहाँ पर हमारा जो पेपर था वो कंप्लीट हो गया। हमने पूरे 13 क्वेश्चन तक पूरे मतलब वेरी शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।